हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देखो, अभी तक हमने क्या बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, यानी मिशन विज़न डिसाइड करेगी, मिशन डिसाइड करेगी, उसके बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगी। यानी वो क्या करती है, सबसे पहले अपने गोल्स को डिसाइड करती है। यहाँ पर मेरा गोल्स का मतलब है यानी जितने भी उसने डिसाइड किए ऑब्जेक्टिव्स, अपने मिशन विज़न सारे स्टेटमेंट्स को डिसाइड करती है। उसके बाद वो क्या करती है, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करती है। यानी अब उसने क्या किया, जो उसे अचीव करना था उसके बेस पे क्या कर लिया, एक प्लान डिसाइड कर लिया कि वो कैसे काम करेगी। देन उसने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, चाहे उसने उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, बिहेवियरल चेंजेस किए, जैसे भी करके करना था उसने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो स्ट्रैटेजी जो बनाई गई थी गोल्स को अचीव करने के लिए, अब उसे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गोल्स रियल में वो अचीव कर पाई है या नहीं, क्या उसने जो करने के लिए वो बनाया गया था वो काम किया है या नहीं। तो वही करने का काम आपका करता है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल एक तरीका है जिसके थ्रू आप जज कर सकते हो कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी क्या वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। देखो, ये स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी अब्सेंस होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं चलेगा कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो सही थी या गलत। पहले तो अगर उसने ये स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल अच्छे से नहीं किया तो इसका मतलब उसे आज का पता नहीं है। आज का पता नहीं है तो वो फ्यूचर की स्ट्रैटेजी कैसे डिटरमाइन करेगी। यानी जो स्टेप उसने उठाए हैं उसे यही नहीं पता कि ये स्टेप सही थे या गलत थे, तो वो फ्यूचर के लिए सही स्टेप कैसे डिसाइड करेगी। दूसरा, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह के सिस्टम रखती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कि जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें रिवॉर्ड देती है। बट अगर आपके पास कोई मेजरमेंट का सिस्टम ही नहीं है, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि किसने अच्छे से काम किया है किसने नहीं किया है, तो आप वो रिवॉर्ड किस बेस पे दोगे। यानी आप मोटिवेशन का सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या है, एक मस्ट सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ये देखना कि उसने जो गोल रख के काम किया था क्या वो गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। जो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है उसका मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। दूसरा, कि जहाँ पर उसमें कमी थी टाइमली उसमें करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि जो लॉस हो चुका है उसे तो आप अवॉइड नहीं कर सकते या उसे अब चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट फ्यूचर के लॉस को आप अवॉइड कर पाओ, फ्यूचर के लॉस से आप बच पाओ। तो जो स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल है एक ऐसी प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है कि आपकी जो गिवन स्ट्रैटेजी है, यानी जो स्ट्रैटेजी आपने उठाई है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो कितनी इफेक्टिव रही, यानी कितनी वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी। जो इन्वायरमेंट के, यानी अगर उसमें कुछ कमी थी इन्वायरमेंट की तो आप क्या कर सको, उसमें करेक्टिव एक्शन टाइम ले इसको। यानी अगर उसमें इन्वायरमेंट के साथ वो कंपेटेबल नहीं है, चाहे वो उस टाइम हो जब आपने फॉर्मुलेट की हो, आज जो है इन्वायरमेंट चेंज हो गया हो, बट आपको ये देखना है कि वो स्ट्रैटेजी आज के टाइम में आपके इन्वायरमेंट के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। और अगर उसमें चेंजेस हो चुके हैं तो आप करेक्टिव एक्शन लेके क्या कर सको, उन सब कमियों को ठीक कर सको। देखो, जो आपका स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है वो दो लेवल पर वर्क करता है। एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर और दूसरा ऑपरेशनल लेवल पर। जो आपका स्ट्रैटेजिक लेवल का कंट्रोल है वो ये देखने के लिए होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अप्रोप्रिएट है एज पर द इन्वायरमेंट, यानी आपकी स्ट्रैटेजी कितनी सही है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जबकि जो आपका ऑपरेशनल लेवल है वो ये चेक करने के लिए होता है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यानी देखो, स्ट्रैटेजिक लेवल तो ये देखिएगा कि स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, और जो ऑपरेशनल लेवल है वहाँ पे कंट्रोल इसलिए होता है ये देखने के लिए कि जो काम उन्हें असाइन किए जा रहे हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वर्क क्रूशियल हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं बनी है तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही बनी है लेकिन काम करने वालों ने ठीक से काम नहीं किया तो चाहे वो स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी थी आप क्या कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दोनों ही लेवल पर चेक करती है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी सही थी और कितनी उसमें कमियाँ थी। देखो, एक बार इसके लिए इसको रीड करते हैं।
From the definition, we could infer that the nature of strategic evaluation and control process is to test the effectiveness of strategy. यानी जो आपकी strategic evaluation and control process है उसका काम है ये देखना कि आपकी strategy कितनी effective रही है और साथ में ये जज करना कि यार क्या है बीच में तंग कर देते हैं। देखो एक बार के लिए इसको रीड करते हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कुड इन्फर डैट, देखो एक बार इसको रीड करते हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कुड इन्फर डैट नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल प्रोसेस इज टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजी एज वेल एज टू टेक करेक्टिव एक्शन। यानी जो आपकी स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल है उसका वो जो प्रोसेस है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप ये चेक कर सको कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है कितनी इफेक्टिव रही है करेक्टिव एक्शंस को लेने, और साथ में ये जज करना कि अगर उसमें कुछ कमी थी तो आप क्या कर सको, टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सको। ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग फेसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस द स्ट्रैटेजिस्ट फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। पिछले दो फेजेस में आप क्या करते थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते थे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते थे। नाउ देयर हैज़ टू बी अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर द स्ट्रैटेजी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इज गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है, एक वे देखना है, एक तरीका ऐसा भी तो होना चाहिए जिससे आप ये जज कर सको कि क्या जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या जो आपने स्ट्रैटेजी रखी थी, जो आपकी इंटेंडेड स्ट्रैटेजी थी वो आपके इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर भी पा रही है या नहीं। तो जो स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल है वो काम करता है, ये वो इस क्रूशियल काम को करने में आपकी हेल्प करता है ताकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन राइट ट्रैक पे नहीं भी है तो उसको क्या कर सके, वो राइट ट्रैक पे लाया जा सके। अगर ये ना होती तो आपके स्ट्रैटेजिस्ट के पास कोई भी वे नहीं था ये जानने के लिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी डिज़ायर रिजल्ट को डिज़ायर इफेक्ट को क्रिएट कर भी पा रही है या नहीं। तो इस वे में अगर हम बात करें तो जो आपकी स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल है वो क्या करती है, दो सेट ऑफ क्वेश्चन का आंसर देती है। पहला कि आर द प्रीमिसेस मेड ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोवाइडेड टू बी करेक्ट, कि क्या जो आपने एजम्पशन की थी, यानी आपने जब स्ट्रैटेजी बना, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाती है तो वो कुछ अज्यूम करके चलती है, यानी फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसी कंडीशन होगी, हमारे कॉम्पिटिटर ये कर रहे होंगे, यानी कुछ ना कुछ एजम्पशन है जो वो मान के चलती है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या जो आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम पे एजम्पशन बनाई थी वो ट्रू प्रूव हुई है या नहीं। अगर वो ट्रू प्रूव हुई होंगी तो आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी, बट अगर आपने जो अजम्पशन मानी होगी वो क्या होंगी, अब रियल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो आपकी क्या होगी, आपकी स्ट्रैटेजी में आपको चेंजेस की जरूरत है। इज द स्ट्रैटेजी गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, क्या जो स्ट्रैटेजी है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, क्या वो हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रही है या नहीं लेके जा रही है। अगर वो ले जा रही है तो स्ट्रैटेजी सही है, अदरवाइज चेंजेस चाहिए। आर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजर डूइंग थिंग्स विच ought टू बी डन, क्या ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर वही काम कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। इज देयर इज अ नीड टू चेंज, क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है। एंड रीफॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, और क्या हमें जरूरत है कि हम स्ट्रैटेजी को दोबारा बदलें। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। आर द टाइम शेड्यूल बीइंग एडहेयर टू, क्या जो टाइम लिमिट है, जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए था, क्या वो टाइम पे काम कर रही है। आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज प्रॉपरली, क्या रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ किए जा रहे हैं। वट नीड टू बी डन टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज प्रॉपरली, या हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे हमारे जो है रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हों और ऑब्जेक्टिव अचीव हों। अगर अब आपने ध्यान दिया हो तो जो मैंने फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पर जितनी भी मैंने बात की वो सारी स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन से रिलेटेड थी कि आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाई थी या नहीं बनाई थी, यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी है आज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। और जो दूसरे क्वेश्चंस की हमने बात की, दूसरे सेट की, वहाँ पर हमने सारी बात की कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, टाइम लिमिट फॉलो कर रहे हैं या नहीं, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। यानी जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, यानी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो आंसर करेगा इन सब चीज़ों का। और जो आपका सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सारा का सारा ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहा है, यानी जो काम करने वाले हैं वो ठीक से कर रहे हैं यानी, तो जो इसका आंसर करेगा वो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल करेगा। हम इन दोनों कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन करती क्यों है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की।
देखो, जब हमने बात की थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, तब हमने क्या किया था, हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हुए हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जितना भी काम करना होता है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और फिर हर पर्सन को क्या कर देती है, उसके फंक्शनल प्लान पॉलिसी बना देती है कि किसको क्या काम करना है। यानी हर पर्सन का डिसाइडेड है कि उसे पहले से कि उसे क्या काम करना है। अब एक एम्प्लॉई है, वो क्या कर रहा है, अपना सिर्फ काम कर रहा है। वो इस बात को क्या करता है, अपना काम करते हुए बहुत बार भूल जाता है कि जो वो काम कर रहा है वो दूसरे के काम से भी रिलेटेड है। यानी उसका फोकस क्या होता है कि जो सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो सिर्फ उसे बताया गया है, उसे वो करना है, चाहे उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर कुछ भी आ रहा हो, उसे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। यानी क्या होता है कि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम बहुत बार जो है कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का वो टूट जाता है, यानी वो क्या है, बिखर जाता है। और फिर जो ये काम होता है कि इस जो कोऑर्डिनेशन है इसको वापस अटैच करना, यानी इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, वो काम होता है आपके स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का। यानी अगर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन जगह पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आप चेक करते रहोगे कि क्या जो सेपरेट एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो कोऑर्डिनेशन में की जा रही हैं, क्या जो एसबीयूज़ हैं, चाहे जो जो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कमी कहाँ पर है और उसे क्या कर सके, टाइमली करेक्ट किया जा सके। यानी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है आपकी स्ट्रैटेजी की इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की, वो है कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश। सबसे मेन काम जो आपका करता है आपका स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, वो है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंस भी हैं, यानी कुछ और रोल भी हैं जो आपकी स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्ले करती है। सबसे पहले है चेक ऑन वैलिडिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस। यानी वो ये चेक करता है कि देखो, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमने क्या कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, यानी बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, और उसमें से वो बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट करती है जो उसे लगता है कि उसके ऑब्जेक्टिव को सबसे बेस्ट वे में अचीव कर पाएगा। तो जब हम स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी की चॉइस की थी वो कितनी वैलिड थी, वो कितनी सही थी। यानी ताकि हम फ्यूचर में जब सिलेक्ट करें तो हम इस बात को ध्यान रख सकें और अभी भी हमारा करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करेगी। यानी ये चेक करना कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो कितनी सही है, इसमें हेल्प करता है आपका स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन। कॉन्ग्रेंस बिटवीन डिसीजन एंड इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। देखो, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है पहले से डिसाइड होता है किसको क्या करना है। स्टिल कुछ ना कुछ पावर क्या होती है, आपके मैनेजर्स के हाथ में रह जाती है। यानी कुछ डिसीजन होते हैं उनके हाथ में होते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइमली डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो अब ये देखना कि जो डिसीजन आपकी मैनेजमेंट ले रही है क्या वो इंटेंडेड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसके लिए होती है आपकी स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन। अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है वो सही है या गलत है। थर्ड, नीड फॉर अप्रेजल, फीडबैक एंड रिवॉर्ड। यानी ये चेक करने के लिए कि कौन ढंग से काम कर रहा है, लोगों की फीडबैक लेने के लिए, और पॉजिटिव अगर आपका काम है तो आपको रिवॉर्ड देने के लिए भी आपकी स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल की की ज़रूरत पड़ती है। जो हमने अभी बात की थी स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल के मीनिंग में, कि अगर आपको रिवॉर्ड देना है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। सक्सेसफुलनेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये देखने के लिए कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, यानी जो हमने गोल्स रखे, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो इम्प्लीमेंट की, वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, यानी हमारे गोल अचीव हुए या नहीं हुए, हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की। क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी फ्यूचर की प्लानिंग का भी बेस प्रोवाइड करेगी आपकी आज की इवैल्यूएशन। यानी आज की इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो अब तक वो कितना सही है और फ्यूचर में आपको कितना उस चीज़ को आगे कैरी ऑन करना चाहिए या कहाँ पर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंस आपके स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की। अब हम बात करते हैं कि कौन पार्टीज़ हैं वो जो इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन के वर्क के लिए। देखो, जो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का काम होता है, वैसे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी उसके स्टेक होल्डर होते हैं यानी जो भी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, सभी का पार्टिसिपेशन होता है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, वहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करती है वो आपकी गवर्नमेंट करती है, और प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, इसमें आपके शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, पब्लिक भी आ जाती है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं। यानी अगर हम बात करें थ्योरेटिकली तो ये सारी पार्टीज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड
कंट्रोल में। लेकिन जो शेयर होल्डर हैं वो सिर्फ थियोरेटिकली होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं नॉर्मली उनके पास क्या होता है, स्मॉल शेयर होते हैं और वो इतनी पावर में ही नहीं होते कि वो क्या कर सके, अपने डिस्क्रिशन चला सके, अपना स्ट्रैटेजिक में रोल प्ले कर सके। दूसरा, वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स की हम राय लेते भी नहीं है मैनेजमेंट के काम में। तो क्या है, ये सिर्फ जो है आपके नेम के होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो रोल तो मेजर प्ले कर सकते हैं, बट इनका इंटरेस्ट क्या होता है, सिर्फ ये क्या करते हैं, कंपनी में इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने कंपनी को लोन वगैरह दिया हुआ है, तो उसकी रिटर्न्स के रिगार्डिंग ये जो है कंसर्न होते हैं। इन्हें कंपनी की स्ट्रैटेजिक सक्सेस से लेना देना नहीं होता, इसलिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते। गवर्नमेंट करती है पब्लिक सेक्टर की में, बट जो मेन रोल कंपनीज में होता है उसके इवैल्यूएशन में वो होता है सीईओ का, मिडल लेवल एंड मैनेजरियल लेवल का, और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देखो वैसे तो वो मेजर प्लेयर हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावर उनके हाथ में होती है स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने की। हाउएवर उनकी जो पावर है वो डिपेंड करती है कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। यानी कुछ कंपनीज़ में तो प्रॉपर पूरी पावर उनको दे दी जाती है, जबकि कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, जिसके मान लो किसी कंपनी ऐसी है जिसका सीईओ क्या है अपनी चलाता है, यानी डायरेक्टर के हाथ में पावर नहीं देता। या मान लो कोई एमएनसी कंपनी की सब्सिडरी है, तो वो क्या करेगी, हो सकता है सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ना चलने दे, बल्कि अपने हेडक्वार्टर के रूल्स को उस पर फॉलो करे। यानी कुछ कंपनीज में क्या है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्रिशन पूरी नहीं मिल पाती, अदरवाइज जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके स्ट्रैटेजी के इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। सीईओ कैसे काम कर रहा है, वो सही है या नहीं, ये पावर भी बल्कि डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, क्योंकि सीईओ सही है या नहीं ये जज होता है इस बेस पे कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल रही। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है यानी आपका सीईओ अच्छा है, अदरवाइज वो क्या है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर ये कह लो कि वो अच्छा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, देखो वैसे तो सीईओ किसी को रिपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस को जज करने वाला और कोई नहीं होता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट होता है सीईओ को हटाने का भी और उसको नए को अपॉइंट करने का भी, इसीलिए इनको पास पावर होती है कि वो क्या करे, सीईओ को जज करे। उसके बाद है आपके मिडल लेवल एंड मैनेजरियल लेवल। ये लोग अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी मैनेजर, जितने भी आपके मैनेजर हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चेक करना कि जो उनकी पर्टिकुलर मैनेजर डिपार्टमेंट है वो स्ट्रैटेजी के साथ उनको इवैल्यूएट करना, यानी वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी सही चल रही है या नहीं। जो आपका एसबीयू का मैनेजर है वो पूरी जो उसकी स्ट्रैटेजिकल बिजनेस यूनिट है उसका ध्यान देगा कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। यानी जो ये मिडल लेवल है, मैनेजरियल लेवल है, ये एसबीयू वगैरह के मैनेजर होंगे यानी या फिर डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, वो अपनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेक कर रही हैं कि क्या वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो जो ये मिडिल लेवल वाले हैं, ये मैनेजरियल लेवल वाले हैं, ये अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को देखेंगे। सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो कभी भी जो छोटे मोटे काम है उसमें, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर भी पार्टिसिपेट करता है, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को फॉलो करता है, यानी जो काम क्रूशियल है सिर्फ उन्हीं में रोल प्ले करता है और उनके रिगार्डिंग ही डिसीजन लेता है, और उसकी परफॉर्मेंस को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको राइट होता है, वो चेक करते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को, यानी वो पूरे स्ट्रैटेजिक लेवल पर वर्क करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वगैरह की बात नहीं करते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को ही जज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पार्टनर्स होते हैं जो आपके स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं। अब तक हमने बात की कि स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल होता क्या है, यानी स्ट्रैटेजी को की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना। फिर हमने बात की कि ये 2 लेवल पर वर्क करता है, एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर, एक ऑपरेशनल लेवल पर। देन हमने क्या डिस्कस की, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, फिर हमने उसके पार्टिसिपेंट की बात की। अब हम बात करते हैं बैरियर्स की, यानी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने में कहाँ कहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने में। सबसे पहला है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल,
यानी कितना कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन रखे ये उसके लिए बैरियर का काम करता है, यानी वो कितना ज़्यादा कंट्रोल करे। देखो अगर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, यानी वो क्या कर पाएंगे, उनकी क्रिएटिविटी जो है सप्रेस हो जाएगी। यानी उन्हें यह रहेगा सारे दिन, हमेशा उनके मन में डर रहेगा कि उन्हें क्या किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ नया करते हुए हमेशा सोचेंगे कि कभी कुछ गलत ना हो जाए। और अगर आपने बहुत कम कंट्रोल रखा तो क्या हो जाएगा, लोग क्या हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे और वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने सबसे पहले जो उन्हें डिफ़िकल्टी आती है वो ये होती है कि किस हद तक कंट्रोल किया जाए। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट, यानी किसने कितने अच्छे से काम किया है, हमारी स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी ये सब जज करना आसान नहीं होता। जो भी टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए यूज़ करती है उनकी जो डीमेरिट्स हैं वो क्या करती हैं, हाइंड्रेंस क्रिएट करती हैं स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करने में। इनकी जो टेक्निक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो वो स्ट्रैटेजीज़ की डीमेरिट्स हैं वो क्या कर देती हैं, हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रुकावट पैदा कर देती हैं। थर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर पर्सन जो है, कोई भी किस टाइप कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, देखा जाता है नॉर्मली वहाँ के एम्प्लॉय क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट ना किया जाए, क्योंकि अगर इवेल्युएशन होगा तो उनकी इनएफिशिएंसी का पता चलेगा, जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी कमियाँ बाहर आएँ। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्मिज्म, यानी मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को ज़्यादा मेजर करती हैं, वो उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को जज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कई बार वो क्या कर लेती हैं, गलत डिसीजन ले लेती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। इस बात पे उनका डिसीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एंड लास्ट बैरियर जो ऑर्गेनाइजेशन के सामने आता है वो है एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। देखो एफिशिएंसी का मतलब होता है सही काम करना और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली वर्क करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने कई बार ये कन्फ्यूज़न आ जाती है कि किसने टाइम पे वर्क किया है उस चीज़ को प्रेफरेंस दे, या किसने अच्छा काम किया है इस चीज़ को प्रेफरेंस दे, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या आगे ये कन्फ्यूज़न भी आती है कि वो पर जो स्ट्रैटेजी है उसको जो ऑपरेशनल लेवल पर जब वो चेक करेगी किसने ढंग से काम किया है और किसने टाइमली किया है। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जिसने ठीक से काम नहीं किया है तो फिर उसका काम करने का बेनिफिट ही नहीं हुआ खास। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सामने कन्फ्यूजन आ जाती है कि किसको प्रेफरेंस दे। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, बैरियर का काम करता है। यानी ये 5 जो है बैरियर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सामने आते हैं जब वो स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करती है। हाउएवर अगर वो क्या करे, अच्छे से यूज़ करे इन टेक्निक्स को, यानी राइट टेक्निक्स को यूज़ करे, राइट अमाउंट ऑफ कंट्रोल को यूज़ करे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे ताकि वो रेसिस्ट ना करे, तो वो क्या कर सकती है, इन टेक्निक्स का, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है और अपने क्या कर सकती है, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बेनिफिट उठा सकती है। जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन उन्हें यूज़ करती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।